नमस्कार दोस्तों, मैं राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो पर्यावरण अध्ययन की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज का बेहतरीन और एक शानदार टॉपिक जो कि है भारत के प्रमुख पर्वतारोही से संबंधित, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। उसके बहुत ही शानदार शानदार प्रश्नों को हमने लिया है, तो आप प्रश्नों को देखिएगा और उनके उत्तर देने की कोशिश करिएगा। ठीक, एक तरीके से आपका मॉक टेस्ट होने वाला है ये। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मोटिवेशनल थॉट, याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, किसी के आगे लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं है, उसका बदला उससे ज्यादा सफल होकर लो तो उसमें मजा है दोस्त। तो चलिए हमारे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे और शानदार शानदार प्रश्न हम कवर करने वाले हैं पर्वतारोही से संबंधित, और ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में आए हुए हैं और हो सकता है इनसे प्रश्न आपकी एग्जाम में बन जाए। तो पहला प्रश्न, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? जैसे जो पर्वतारोही होते हैं, वो पर्वतारोही जब ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है सांस लेने के लिए। जैसे आप यहाँ पर दिया गया है कि सांस लेने में कौन कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, उसमें पहला ऑप्शन है खड़ी ढलान का, अत्यधिक ठंडा मौसम, कम वायुदाब, बर्फीली हवा। तो सांस लेने में जो कठिनाई आती है उसका मुख्य कारण पूछा है। कौन सा कारण पूछा है? मुख्य कारण पूछा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? कम वायुदाब। आप जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हो तो वायुदाब जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। जैसे कि लिखा है, पहाड़ों पर चढ़ना अत्यंत मुश्किल व जोखिम भरा होता है। सीधी सी बात है, क्योंकि वहां पर जो तापमान होता है वो बहुत ही कम होता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, जो कि नेपाल में है, पर चढ़ने के दौरान अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ने में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, पेड़ पौधों की कमी आती जाती है, और जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है बच्चों? बहुत ही कम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली महिला कौन थे? कौन सा क्षेत्र है? कांगसुंग। कांगसुंग की तरफ से, यानी कि जो चीन वाला एरिया है, उधर से चढ़ने वाली ऐसी महिला कौन सी है? ठीक, तो बछेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि कांगसुंग की तरफ से चढ़ने वाली जो महिला है उनका नाम याद रखिएगा, संतोष यादव। क्या नाम है उनका? संतोष यादव है। ठीक है, जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र किसका है बच्चों? ये संतोष यादव का है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न से पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के लिए। तो 1969 में जोनियावास गांव, जो कि कहां पर पड़ता है? हरियाणा में। ठीक, जन्मे संतोष यादव ने वर्ष 1986 में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पर्वतारोहण की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट शिखर पर कितनी बार चढ़ाई की भी है? 2 बार चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पहली महिला का गौरव हासिल है। यानी कि सबसे कम उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, और कितनी बार किया है? 2 बार। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई मई 1992 में। कब की गई थी उन्होंने? पहली बार मई 1992, तथा दूसरी बार कब? मई 1993 में की थी, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो आप देख रहे हैं, ये भारत में स्थित है, चीन में स्थित है, तिब्बत में, नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट जहां पर स्थित है बच्चों, वो स्थान कौन सा है? नेपाल। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जिस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, नेपाल में इसे कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पर्वतारोही मालावत पूर्णा का जन्म स्थान है। तो जो एक पर्वतारोही है जिसका मूल नाम क्या है? मालावत पूर्णा। तो ये मालावत पूर्णा का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? गुजरात है, ओडिशा है, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है। तो प्यारे बच्चों, मालावत पूर्णा का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? तेलंगाना है। अब मालावत पूर्णा के बारे में जानकारी लेते हैं। तो वर्ष 2014 में माउंट एवरेस्ट शिखर पर 13 साल 11 माह की आयु में, कितने साल? 13 साल 11 माह की आयु में फतेह हासिल करने वाली सबसे युवा कम उम्र की महिला का गौरव हासिल करने वाली मालावत पूर्णा दुनिया के 6 शिखरों पर चढ़ाई कर चुकी है। मतलब कि अभी तक उन्होंने कितने शिखरों पर चढ़ाई कर ली है? 6 शिखरों के ऊपर चढ़ाई कर ली है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मात्र कितने साल की उम्र में? ये 13 साल 11 माह की उम्र में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय महिला पर्वतारोही को नेपाल व चीन दोनों पक्षों से माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने का गौरव प्राप्त है? मतलब नेपाल की तरफ से भी और चीन दोनों पक्षों से माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने का गौरव प्राप्त है। तो डिकी कोल्मा है,
अनीता कुंडू है, प्रेमलता अग्रवाल है, इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया, याद रखिएगा, अनीता कुंडू। ये ऐसी महिला है जिन्हें किस तरफ से, नेपाल व चीन दोनों पक्षों से माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने का गौरव प्राप्त है। अब अनीता कुंडू के बारे में यदि देखा जाए तो अनीता कुंडू 1 जनवरी 2020 को माउंट एकांकगुआ, जो कि कहां पर है भैया, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है, पर भी चढ़ाई करने का गौरव प्राप्त है। और ये लगभग 7 समिट अभियान के तहत अभी तक दुनिया के कितने शिखरों पर फतेह हासिल कर चुकी है, तो 5 शिखरों पर हासिल कर चुकी है। तो अनीता कुंडू की यदि अपन बात करें तो ये कौन से शिखर को भी चढ़ चुकी है, तो माउंट एकांकगुआ, जो कि कहां पर स्थित है बच्चों, दक्षिण अमेरिका में। भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मात्र 5 दिनों में, मात्र कितने दिनों में भैया, 5 दिनों में सबसे तेज डबल समिट करने का गौरव हासिल किया है। सबसे तेज गति से उन्होंने डबल समिट करने का गौरव प्राप्त हासिल किया है। तो अंशु जमसेंपा, अनीता कुंडू, कृष्णा पाटिल, इनमें से कोई नहीं। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया अंशु जमसेंपा। क्या नाम है उनका, अंशु जमसेंपा, आप लोग याद रखिएगा। अब 31 दिसंबर 1979 को बोमडिला, बोमडिला कहां पर है बच्चों, तो बोमडिला पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, में जन्मी। तो ध्यान रखना, ये जो महिला जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका नाम आप सबको पता है, अंशु जमसेंपा, ये कहां पर जन्म हुआ इनका, अरुणाचल प्रदेश में। तो 12 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट को पार किया इन्होंने, ठीक, और वर्ष 2013 में सुरजीत सिंह के नेतृत्व में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंशु जमसेंपा ने कब माउंट एवरेस्ट को फतह किया, तो 2011 में। किसके नेतृत्व में, ये सुरजीत सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म स्थान, बहुत बार इनके बारे में पूछा जाता है, पर्वतारोही संतोष यादव जी के बारे में। महिला है, पुरुष है, तो प्यारे बच्चों महिला है, ठीक है। रेवाड़ी हरियाणा, कानपुर उत्तराखंड, उदयपुर राजस्थान, नाकुरी गांव उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रेवाड़ी हरियाणा। तो संतोष यादव जी जो हैं, इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो रेवाड़ी हरियाणा, ये महिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने इससे पहले आपको संतोष यादव के बारे में बता दिया, इसलिए इसे डबल से इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है वो। माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात हो रही है, तो अंशु जमसेंपा, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल। तो माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला की यदि अपन बात करें बच्चों, तो प्रथम महिला का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बछेंद्री पाल। याद रखिएगा, इनका नाम है क्या, बछेंद्री पाल, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो उत्तराखंड राज्य के नाकुरी गांव, इनका जो जन्म हुआ था, ये कहां पर हुआ था इनका जन्म बच्चों, याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में हुआ था, ठीक है। वहीं यदि अपन बात करें, ध्यान रहे, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी के नाम से किसको जाना जाता है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। तो इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट को कब पार किया, तो बच्चों याद रखिएगा, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो पार किया है वो 23 मई 1984, कब की बात है, 23 मई 1984 में चढ़ने वाली वे प्रथम भारतीय महिला और विश्व की 5वीं महिला बनी। कौन सी महिला बनी थी, ये 5वीं महिला बनी थी, आप लोगों को याद रखना है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, पर्वतारोही काले चश्मे का उपयोग क्यों करते हैं, तो पर्वतारोही जो होते हैं वो काले चश्मे का उपयोग क्यों करते हैं, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने के लिए, धुएं से बचने के लिए, बर्फ से बचने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्वतारोही होते हैं वो काले चश्मे का जो प्रयोग करते हैं वो क्यों, किससे करते हैं, तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उन हानिकारक किरणों से बचने के लिए करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब ये जो बात करें हम कि जो काला चश्मा या फिर जो ऊंचाई पर चढ़ाई करने में कौन कौन से शस्त्र की आवश्यकता होती है, तो बर्फीले पहाड़ों पर पर्वतारोही 3 उपकरण अवश्य अपने साथ लेकर जाते हैं। जैसे पहला क्या, काला चश्मा जो कि सूर्य के हानिकारक किरणों से रक्षा करता है, दूसरा ऑक्सीजन यानी गैस का सिलेंडर, यानी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उसका उपयोग करते हैं, तीसरी चीज हो जाती है नुकीले कीले वाले जूते, यानी कि जूते में कील होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 3 चीजों को ले जाते अवश्य हैं। अगला प्रश्न, पर्वतारोही नुकीली कीलो वाले जूतों का प्रयोग क्यों करते हैं, अभी आप लोगों को मैंने बताया, नुकीली कीलो वाले जूतों का प्रयोग क्यों करते हैं, बर्फ से फिसलने से बचने के लिए, रास्ते पर चिन्ह बनाने के लिए, बर्फ पर गड्ढा करने के लिए, बर्फ पर फिसलने के लिए। तो नुकीली कीलो वाले जूतों का प्रयोग जो किया जाता है बच्चों, वो बर्फ से फिसलने से बचने के लिए किया जाता है। जो बर्फ जब फिसलन होती है, उस यदि कील होती है तो उससे बचा जा सकता है, जिस प्रकार से आप ये जूते में देख सकते हैं ये बना हुआ है ये, ठीक है। चलिए आगे, पहाड़ों पर जमीन घिसकर पत्थर आदि का लुढ़कना कहलाता है। जो पहाड़ है उस पहाड़ पर जो जमीन है उस जमीन का खिसकना जो है वो क्या कहलाता है, तो भूस्खलन कहलाता है बच्चों,
हिमस्खलन कहलाता है, उपयुक्त दोनों कोई नहीं। तो पहाड़ों पर जमीन घिसकर पत्थर आदि लुढ़कना जो होता है वो कहलाता है बच्चों क्या, भूस्खलन। क्या कहलाता है बच्चों, भूस्खलन कहलाता है। अच्छा, पहाड़ों पर जो जमीन घिसकर पत्थर आदि का जो लुढ़कना होता है ये क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं भूस्खलन। याद रखिएगा बच्चों, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, भूस्खलन। चलिए आगे यदि अपन देखें, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न और बहुत शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या, तो हिमस्खलन क्या होता है बच्चों, तो हिमस्खलन की यदि अपन बात करें तो बर्फ का एक तरीके से उसके स्थान पर से नीचे आना। तो किसी ढलान वाली सतह पर तेजी से हिम के बड़ी मात्रा में होने वाले बहाव को क्या बोलते हैं, हिमस्खलन। और भूमि का फिसलना जो होता है वो क्या कहलाता है, भूस्खलन। तो ये हिमस्खलन का है और ये किसका उदाहरण है, भूस्खलन का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि पर्वतारोही को ऊंचाई पर जाने में सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। तो पर्वतारोही जो है उनको ऊंचाई पर जाने में सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है, तुंगता अवस्था के कारण होती है, ठीक। वहीं तीव्र पहाड़ी बीमारी के कारण होती है, वहीं वायुमंडलीय दाब का कम होना। बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने है, बताइए क्यों होती है भैया। तुंगता अवस्था, तीव्र पहाड़ी बीमारी, वायुमंडलीय दाब का कम होना, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बर्फ में धंसे हुए व्यक्ति की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कि जो बर्फ में धंसे हुए व्यक्ति हैं उनकी गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्रैंपन का, बेलचा का, प्रोब का, किसी का भी नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि बर्फ में धंसे हुए व्यक्ति की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है प्रोब का। उस यंत्र का जो नाम है वो क्या है, प्रोब है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को एक और चीज कि जो चढ़ाई करते हैं वो चढ़ाई करने के लिए जो जूतों में लगा हुआ एक तरीके से नुकीला जो कील जैसा संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं, कैम्प्रोन कहते हैं। तो अधिक कुशल चढ़ाई के लिए पर्वतारोही के जूतों में लगा कैम्प्रोन नामक उपकरण मदद करता है, जिसमें लगे 8 से 14 दांते अतिरिक्त कर्षण प्रदान करते हैं। वहीं हिमनद यात्रा के लिए बुनियादी रूप से किस किस का होना जरूरी है भैया, कुल्हाड़ी तथा कैम्प्रोन का होना आवश्यक है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न पर्वतारोहण की कठिनाई से संबंधित है। कि पर्वतारोही की कठिनाई से संबंधित है ऊंचाई, दूसरा है हिमस्खलन, चट्टानों का गिरना, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कि ये सारी वो चीजें हैं जिनसे कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती है बच्चों। तो ये इच्छा शक्ति, तेज दिमाग, अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता, ये सब किसके गुण है, ये पर्वतारोही के गुण है। ये ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर जो प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, सतत घटता बढ़ता रहता है। तो ध्यान रखना, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या होता है बच्चों, तो ये होता है घटता है। क्या होता है, ये घटता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला और बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम माउंट केटू है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। तो भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों उसका नाम याद रखिएगा माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन केटू भी कहते हैं। ये जो है वो कौन सी पर्वतमाला पर है, ये काराकोरम पर्वतमाला पर है, ये काराकोरम पर्वतमाला। अब ये जो काराकोरम पर्वतमाला है इसकी यदि अपन बात करें तो ये कौन से एरिया में स्थित है, तो ये पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है बच्चों। कौन से क्षेत्र में स्थित है, ये पीओके, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अब ये जो हमने माउंट एवरेस्ट केटू जो पढ़ा, माउंट केटू जो पढ़ा है ये पीओके में है, लेकिन भारत के ही क्षेत्र में स्थित जैसे कि सिक्किम, तो सिक्किम में जो है उसका नाम कंचनजंगा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है। तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला, ऑप्शन है डिकी कोल्मा, अनीता कुंडू, प्रेमलता अग्रवाल, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम उम्र की महिला जो है बच्चों याद रखिएगा उनका नाम है डिकी कोल्मा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब इन प्रश्नों के अलावा कुछ महिलाओं के नाम या कुछ पुरुषों के नाम जिनसे भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो उनकी हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि डिकी कोल्मा। अभी आप लोगों को बताया कि ये क्या है, सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने किसको पार किया भी है, तो माउंट एवरेस्ट को पार करने वाली महिला है, ठीक है। तो इन्होंने कितने साल की उम्र में किया था, इन्होंने 19 साल की उम्र में किया था, याद रखिएगा। आगे है प्रेमलता अग्रवाल, ये कौन है, तो प्रेमलता अग्रवाल की यदि अपन बात करें तो ये भी एक पर्वतारोही है। तो 1963 में
जुगतलाई यानी जमशेदपुर झारखंड में जन्मी प्रेमलता अग्रवाल के द्वारा पर्वतारोही बछेंद्री पाल का मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन किया गया। वहीं 20 मई 2011 को इन्होंने 48 साल यानी कि सबसे अधिक उम्र में फतेह हासिल करने वाली तीसरी भारतीय महिला है। वहीं माउंट एवरेस्ट शिखर फतेह हासिल किया यानी कि सबसे अधिक उम्र में, यदि अपन बात करें सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली यदि कोई महिला है तो वो महिला कौन है? प्रेमलता अग्रवाल है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और कौन से नंबर की महिला है ये? तो ये ध्यान रखना, तीसरे नंबर की महिला, तीसरी भारतीय महिला है ये। ठीक है बच्चों। अगला नाम है अरुणिमा सिन्हा। इनके जज्बे को सलाम है बच्चों। क्यों सलाम है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बारे में कहा जाता है क्या कि ये अरुणिमा सिन्हा जिनका जन्म होता है अंबेडकर नगर जो कि है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। वहीं यदि इनकी बात करें तो ये जो अरुणिमा सिन्हा ये पहले कौन सी खिलाड़ी थी बच्चे? फुटबॉल खिलाड़ी थी। लेकिन ट्रेन हादसे के दौरान इनके पैर में गंभीर चोट लगी थी जिसके कारण इनके पैरों को काटना पड़ा था। और वहीं 21 मई 2013 को प्रातः 10:55 पर इन्होंने किसको हासिल कर लिया? माउंट एवरेस्ट को हासिल कर लिया। सोचिए आप। ठीक है। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली दिव्यांग महिला, कैसी महिला? दिव्यांग महिला यदि कोई है तो वो कौन है? अरुणिमा सिन्हा, जो जिनके जज्बे को सलाम है बच्चों। ठीक है। पैर के नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट को पार किया। अगला नाम है कृष्णा पाटिल। तो 20 अक्टूबर 1979 को इनका जन्म कहां पर हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। वहीं इन्होंने 18 वर्ष की आयु में कृष्णा पाटिल ने माउंट सतोपत जो कि कहां पर है? उत्तराखंड को स्केल करने वाली सबसे कम आयु की पर्वतारोही बनने तथा वर्ष 2009 में 19 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की भारतीय महिला का गौरव हासिल किया है। तो याद रखिएगा, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट को कब पार किया है या इसके ऊपर कब चढ़ाई की है? तो 2009 में बच्चों। अगला प्रश्न, निवेदिता चौधरी। इस मुश्किल समय में ये कहानी शायद थोड़ी उम्मीद दे। बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि ये एक ऐसी महिला जो पायलट रहते हुए भी इन्होंने कहीं ना कहीं, जो पायलट होते हुए भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट को पार किया। ठीक। तो यहाँ पर राजस्थान के मुकुंदगढ़, राजस्थान के कहां पर ये? मुकुंदगढ़ में जन्मी है निवेदिता चौधरी। इन्होंने 2009 में, कब की बात है ये? 2009 में दार्जिलिंग से बुनियादी पर्वतारोहण का 1 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट निवेदिता चौधरी भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट है जिन्होंने 26 वर्ष की आयु में वर्ष 2011 में माउंट एवरेस्ट फतेह हासिल किया। यहां उपलब्धि हासिल करने वाली वे राजस्थान की पहली महिला है। तो राजस्थान की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पार किया, तो बच्चों याद रखिएगा निवेदिता चौधरी। अगले नाम है तुलसी मीना। तो तुलसी मीना का जो जन्म हुआ है बच्चों, वो याद रखिएगा जमवा रामगढ़, जो कि कहां पर पड़ता है? ये जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। जो कि 12 नवंबर 2020 को इन्होंने एडवेंचर ग्रुप में शामिल होकर हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित कौन सा? माउंट फ्रेंडशिप पीक। ठीक है। तो माउंट फ्रेंडशिप पीक को पार करने वाली महिला कौन है? तुलसी मीना, जिनका जन्म भी कहां पर हुआ है? राजस्थान में। आगे एक और नाम है शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक की यदि अपन बात करें तो बच्चों इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म कहां पर हुआ है? हरियाणा में हुआ है। इन्होंने कितने साल की उम्र में बच्चों? तो 16 साल की उम्र में, मात्र कितने? 16 साल की उम्र में 16 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। और शिवांगी को 22 जनवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बाल शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया बच्चों। ठीक है। अगला नाम है, और पर्वतारोही में अंतिम नाम आप लोगों के सामने है, ज्योति रात्रे। तो 55 वर्षीय भारतीय पर्वतारोही ज्योति रात्रे भोपाल में 19 मई 2024 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी। ठीक है। तो ये कितने वर्ष की है? ये 55 वर्ष की है। ये आप लोगों को याद रखना है। इनका नाम क्या है? ज्योति रात्रे है बच्चों। ठीक। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो भारत के प्रमुख पर्वतारोही के बारे में पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।